हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थशास्त्र का फर्स्ट चैप्टर जो है क्लास 10th का विकास चैप्टर। इसे हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं विकास का मतलब क्या होता है। सबसे पहले जो टॉपिक है, टॉपिक का मतलब ये समझ लेते हैं कि विकास होता है क्या है। तो विकास देखो क्या होता है, पहले के स्तर या लेवल से ऊपर उठना या बढ़ना ही विकास कहलाता है। मतलब जिस लेवल पे हो उससे ऊपर उठना या ऊपर बढ़ना ही क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, 3-4 एग्जाम्पल लेते हैं अपने आप। सोचो आपके लिए विकास क्या हो सकता है, स्टूडेंट्स के लिए विकास क्या हो सकता है। पहला, एजुकेशन फैसिलिटी, ये मस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए क्या है, सबसे पहला क्या होना चाहिए, एजुकेशन। जो एजुकेशन है वो अच्छे से प्रोवाइड किया जाए। दूसरा, हेल्थ हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए। ये एक स्टूडेंट्स के लिए विकास के कारण बन सकते हैं। अब कोई रिक्शा वाला है, एग्जाम्पल है, कोई रिक्शा वाला है, ठीक। ये डेली कितना कमा लेता है, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, डेली ये 300 रुपए कमा लेता है इजीली। तो इसके लिए अगर विकास देखा जाए तो विकास क्या हो सकता है, मैंने अभी बताया कि अगर इस स्तर पे है तो इस स्तर से ऊपर उठना ही विकास कहलाएगा। तो इसके लिए विकास क्या कहलाएगा, अगर ये डेली का 400 रुपए कमाने लगे, पर डे 300 रुपए कमा रहा था, पर डे 400 रुपए कमाने लगे, इसके लिए विकास हो जाएगा। कोई बिजनेसमैन अगर उठा लो, बिजनेसमैन कोई है, 2 करोड़ क्या कर रहा है, ये कमा रहा है एक एनम में, एक साल में ये 2 करोड़ कमा रहा है। तो इसके लिए विकास क्या हो सकता है, 2.5 करोड़ कमाए, नए नए एसेट्स खरीद ले अपनी कंपनी के लिए, इसके लिए ये सारे विकास हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए देखा विकास अलग है, रिक्शा वाले के लिए विकास अलग है, बिजनेस के वाले के लिए भी विकास अलग है। अब देखो कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। पहला है पंजाब के समृद्ध किसान। देखो पंजाब के समृद्ध किसानों की बात हो रही, किसानों की बात नहीं हो रही है, पंजाब के समृद्ध किसानों की बात। मतलब जो अमीर किसान है, जिनके पास भूमि ज्यादा है, जहां पे वो प्रोडक्शन अच्छे लेवल पे करते हैं, तो उनके लिए विकास क्या हो सकता है। तो उनके लिए विकास क्या होगा कि जो चीज वो बेच रहे हैं, मतलब जो उनका फसल प्रोड्यूस हो रहा है, जिसका वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसका सरकार की तरफ से अच्छा प्राइस मिले, यानी उनका जो फसल है उस फसल के लिए उन्हें अच्छे मूल्य मिले। तो इससे वो क्या करेंगे, अपने बच्चों को अब्रॉड भेज सकेंगे उन्हें पढ़ाने के लिए, और साथ ही साथ वहां पे उन्हें बसाने के लिए। हम किसे बात कर रहे हैं, जो किसान समृद्ध हैं पंजाब के। अगला हम देख रहे हैं, अगला क्या है, भूमिहीन मजदूर। अब देखो भूमिहीन मजदूर है, भूमिहीन मजदूर के लिए अगर देखा जाए, सोचो क्या क्या हो सकता है। पहला, उसे डेली वेजेस पे काम मिले। दूसरा, उसके बच्चे जो हैं सरकारी स्कूल में पढ़ सके, मतलब अच्छे लेवल पे उसके बच्चों को शिक्षा मिल सके ताकि वो भेज सके, क्योंकि वो क्या है, भूमिहीन मजदूर है, कभी काम मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। इनमें कोई ये फिक्स नहीं होता है कि डेली इनको काम मिलेगा, ये डेली वेजेस वाले हैं। अगर तुम्हारे पास जमीन नहीं है, तुम सोचो किसी गांव में रहते हो, गांव में रहने वाले लोग अधिकतर क्या करते हैं, खेती करते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे पास जमीन ही नहीं है तो खेती नहीं कर पाओगे, तो सिंपल किसी और के खेत में काम करोगे। तो इसके लिए विकास क्या हो जाएगा कि डेली इसे काम मिले, साथ ही साथ इसके जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। अब अगला आ रहा है कि किसान, ये शहरी बेरोजगार युवक, शहर के जो बेरोजगार युवक हैं उनके लिए विकास क्या हो सकता है। उनके लिए विकास यही होगा कि उन्हें नौकरियां मिल जाए, उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिले, ताकि वो अच्छे से अच्छे ओहदे पे जाके काम कर सके। तो इन्हें नौकरियां मिलनी चाहिए, इनके लिए ये विकास हो गया, जो बेरोजगार युवक है उनके लिए। अब किसान के बारे में बात करें तो किसान के लिए क्या होगा, जो नए नए इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, हल हो गया, नए नए फसल काटने की नई नई मशीनें आ रही हैं, ये सब उसे मिलने लगे तो उसके लिए क्या होगा, विकास होगा। इरिगेशन का सिस्टम अलग अलग आ रहा है, वो भी उसके पास पहुंचे तो वो भी उसके लिए विकास होगा। अब अगला है नर्मदा घाटी पर बसे आदिवासी।
अब नर्मदा घाटी पे कुछ बसे आदिवासी हैं, तो उनके लिए विकास क्या हो सकता है? उनके लिए विकास यही होगा कि वो क्या, वहां पे कोई डैम ना बनाया जाए, किसी कंपनी के द्वारा कोई डैम ना बनाया जाए, क्योंकि आपको पता होगा, 10th में ही पढ़ा होगा आपने, अगर डैम बनाया जाता है तो डैम बनाने की वजह से पानी रोका जाता है। ये पानी का फ्लो है, तो पानी के फ्लो को रोका जाता है कुछ कुछ ऊंचाई तक। इसकी वजह से क्या होता है, इधर का जो एरिया होता है, इस एरिया में भी पानी फैल जाता है। तो पानी फैलने की वजह से क्या होता है कि आसपास में अगर कोई लोग रहते हैं तो उन्हें वहां से वह जगह बदलना पड़ता है। तो ये नर्मदा घाटी पर जो बसे आदिवासी हैं, इनके लिए यही विकास होगा कि यहाँ पे कोई डैम ना बनाया जाए। शहर के अमीर परिवार की लड़की, शहर के अमीर परिवार की लड़की के लिए क्या हो सकता है कि उसे अपने भाई के जैसे आजादी मिले। जैसे उसके भाई को पूरी आजादी मिल रही है, वैसे ही उसको भी आजादी मिले रात में आने जाने के लिए, साथ में दोस्तों के साथ घूमने के लिए। तो वो उसके लिए विकास हो सकता है। अब देखो ये सारे एग्जाम्पल्स हमने ले लिए। अब ये अगला एक टॉपिक है अपना, ये क्या है, विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य। अब अपना जो अगला टॉपिक है वो है विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य। अगर इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है, आप पहला पार्ट नहीं देखे हैं, तो आई बटन पे क्लिक करके आप पहला पार्ट वीडियो का देख सकते हैं। तो अब है विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य। देखो अलग अलग व्यक्ति के लिए विकास का मतलब भी अलग हो सकता है और अलग अलग व्यक्ति का लक्ष्य भी अलग अलग हो सकता है। अब देखो पहले हमने क्या पढ़ा था, रिक्शे वाले का एग्जाम्पल लिया था, रिक्शे वाले का एग्जाम्पल लिया था, स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल लिया था, और कौन कौन से थे, किसान थे, फार्मर का लिया था, अनएम्प्लॉयमेंट का लिया था हमने एग्जाम्पल, मतलब बेरोजगारी का। तो देखो इसमें क्या है, विभिन्न व्यक्ति, रिक्शा वाला एक अलग आदमी है, आप स्टूडेंट हो, फार्मर कोई एक अलग आदमी है, एक ये अनएम्प्लॉयड कोई पर्सन है, इसका ये कोई अलग आदमी है। विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य। अब देखो इसके लिए विकास का लक्ष्य क्या था, अलग था। आपने पहला वीडियो देखा होगा तो उसमें क्या देखा होगा कि हमने एग्जांपल लिया था कि 300 पर डे का कमाता है तो 400 कमाए। तो क्या ये इसका अलग है? आपके लिए क्या हो सकता है कि एजुकेशन जो है वो मिले अच्छे तरीके से, जो हॉस्पिटल्स है उनकी वो आपको मतलब स्वास्थ्य पूरी तरीके से मिले। तीसरा फार्मर्स का देखा था, फार्मर का क्या था कि नए इक्विपमेंट यूज कर सके, नए नए जो फर्टिलाइजर आ रहे हैं वो यूज कर सके, नए खाद्य पदार्थ आ रहे हैं, खाद्य पदार्थ वो उसे यूज कर सके। अनएम्प्लॉयड पर्सन के लिए क्या था कि उसे नौकरी मिले। तो इस तरह से क्या होता है कि हर एक व्यक्ति के लिए विकास अलग अलग होता है। इसके लिए रिक्शे वाले के लिए विकास कुछ और था, फार्मर्स के लिए विकास कुछ और था, अनएम्प्लॉयड पर्सन जो है उनके लिए विकास कुछ और है। तो सबके लिए जो विकास होता है अलग अलग वेरी करता है। अब देखो जो अगला टॉपिक है इसमें क्या है कि एक व्यक्ति के लिए विकास तथा दूसरे व्यक्ति के लिए विनाश। कोई एक चीज है जो एक व्यक्ति को बेनिफिट पहुंचा रहा है, एक व्यक्ति के लिए वो बेनिफिट है, एक तरह से प्रॉफिट पहुंचा रहा है उसे, लेकिन दूसरे के लिए क्या है, वो लॉस है। तो ये ऐसा एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। अब वही आदिवासी वाला एग्जांपल लेते हैं जो नर्मदा घाटी पे बन रहा था। अब नर्मदा घाटी है, यहां पे क्या आदिवासी लोग रहते हैं, ये आपको पता होगा। समझो कोई कंपनी आई XYZ, कोई कंपनी है XYZ लिमिटेड, ये कोई कंपनी आई और इसने क्या किया, यहां पे इसने डैम बनाना चालू किया नर्मदा घाटी पे। यहीं पे क्या, यहीं पे हम आदिवासी लोग भी रहते हैं, आदिवासी यहीं पे रहते हैं। अब क्या किया, ये आई कंपनी, कोई XYZ कंपनी थी, ये आके यहाँ पे डैम बना रही है। अब डैम बना रही है तो डैम बनाने से किसका फायदा है, इसका फायदा है, ये बिजली पैदा करेगी और मुनाफा कमाएगी, तो इसके लिए प्रॉफिट हो गया। लेकिन ये लोग
जो नर्मदा घाटी में आदिवासी जो लोग रह रहे हैं, इनको यहाँ से कहीं और जाना पड़ेगा, तो ये उनके लिए विकास नहीं होगा, उनके लिए विनाश का कारण बन गया, क्योंकि जहां पे उनको रहना था वो जगह उन्हें अब छोड़ के जाना पड़ेगा। तो इसीलिए अब कोई और एग्जांपल भी ले सकते हो आप। समझो कोई एक हाईवे पास हुई, ये खेत थे, कई सारे किसानों के खेत थे। अब क्या हुआ कि यहां से एक हाईवे पास हुआ। जब हाईवे पास हुआ तो ये किसका फायदा हुआ? जो प्राइवेट कंपनियां इसे बना रही हैं, जो हाईवेज को बना रही हैं, उनका फायदा हो गया। और इनको यहां से जमीन छोड़ के जाना पड़ा, जमीन छोड़ना पड़ा खेती के लिए, जो इनके पास जमीन थी किसानों के पास। तो किसानों के लिए अभिशाप हो गया, एक तरह से विनाश हो गया। और वही जो कंपनियां इस रोड को बना रही हैं, उनके लिए क्या हो गया? ये विकास हो गया। अब जो अपना अगला टॉपिक है, ये है आय और अन्य लक्ष्य। इस वीडियो के अगर और पार्ट्स अगर अभी आपने नहीं देखे हैं तो इस आई बटन पे क्लिक करके वहां से आप जितने भी वीडियोस हैं इस चैप्टर के रिलेटेड आप वहां से देख पाओगे। अब इसमें जो नया टॉपिक है ये है आय और अन्य लक्ष्य। आय के अलावा अन्य लक्ष्य विकास के लिए क्या हो सकते हैं? आय के अलावा तो पहला देखते हैं, पहला है स्वतंत्रता। सपोज करो कि आप गांव में रहते हो, किसी पालमपुर लेते हैं, 9th में आपने पढ़ा हुआ इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर था। पालमपुर एक गांव लेते हैं, यहाँ पे आप रहते हो सुरेश, कोई एक व्यक्ति है। अब इसकी जॉब कहां लगी? शहर में, शहर में इसकी जॉब लगी। अब बीच का जो डिस्टेंस था 100 किलोमीटर था। अब यहां पे आने से पहले ये क्या सिर्फ आय देखेगा कि आय कितनी है, कि और भी सारी सुविधाएं देखेगा? तो अब देखो इसके अलावा ये क्या क्या देखेगा। पहला स्वतंत्रता, अगर किसी चीज में काम कर रहा है, समझो कोई सपोज है कोई प्रोजेक्ट है, तो उसमें इसे अपना राय देने का स्वतंत्रता होनी चाहिए। कोई भी अगर प्रोजेक्ट चलने वाला है या कोई प्रोजेक्ट है तो उसमें इसके पास इतनी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि ये अपने राय दे सके। दूसरा समानता, कि एक जैसी समानता हो सबका, ये नहीं किसी को ज्यादा प्रिविलेज दिया जा रहा है, किसी को और ज्यादा फैसिलिटीज दी जा रही है और किसी को दी ही नहीं जा रही। जैसे फॉर एग्जांपल दो चीज लेते हैं, एक फैन ले लेते हैं और एक एसी ले लेते हैं। अब ये है और इस एक जिस पोस्ट पे ये व्यक्ति है जो गांव से आया है सुरेश, एक और यहां ले लेते हैं सोनू, ले लेते हैं कोई सोनू, ये शहर से है, ठीक है, ये शहर से काम करने आया है और दोनों की सैलरी लगभग सेम है, 50,000 है, लगभग सेम है, ठीक है। ये गांव से आया और इसको क्या किया जा रहा है, जो फैन वाला कमरा है उसमें बैठाया जा रहा है और सोनू जो है उसको एसी वाले कमरे में बिठाया जा रहा है। तो एक तरह से समानता नहीं हुई दोनों की। अब फॉर एग्जाम्पल कोई काम है, आपको इंजीनियर के पोस्ट के लिए बुलाया गया है, इंजीनियर के पोस्ट पे आप काम कर रहे हो, लेकिन आपसे चपरासी वाले काम करवाए जा रहे हैं, तो ये भी समानता नहीं हुई। तीसरा चीज है सुरक्षा भी होनी चाहिए। और चौथा है सम्मान, कि जो रिस्पेक्ट लेवल है वो रिस्पेक्ट आपको मिले। अब इसका अगर नेक्स्ट टॉपिक देखें, ये देखो आय और अन्य लक्ष्य। आय के अलावा जो अन्य लक्ष्य थे ये 3-4 थे, जो आप एक बार पढ़ लेना, स्वतंत्रता, समानता, सुरक्षा और सम्मान। ये 4 चीजें हैं जो आय के अलावा भी देखी जाती है। अब आ गया अगला टॉपिक, ये है विभिन्न देशों और राज्यों की तुलना कैसे करें। अब देखो फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारी क्लास, कोई एक क्लास है, क्लास 10th है। अब इसमें क्या कंपैरिजन करना है, हाइट वाइज हमें कंपैरिजन करना है। तो इसमें से कुछ बच्चे होंगे जो बड़े होंगे, कुछ छोटे होंगे। अब कोई और तुलना का मापदंड क्या ले सकते हैं कि कोई एक बुद्धिमान बुद्धिमान बच्चा होगा जो ज्यादा पढ़ने वाला होगा, एक कम बुद्धिमान होगा जो कम पढ़ता होगा, इसका ले सकते हैं। एक ये ले सकते हैं कि ज्यादा हेल्दी कौन है और जो हेल्दी नहीं है उसे ले सकते हैं। तो ऐसे क्या कर सकते हैं,
कंपैरिजन कर सकते हैं। लेकिन अगर देश और राज्यों की तुलना करनी है तो कैसे करें? देखो, सबसे पहला जो चीज है ये अधिक आय वाले देशों से कम आय वाले देशों की तुलना। मतलब अधिक आय वाले जो देश हैं उनको क्या किया जाता है, कम आय वाले देशों से उनकी तुलना की जाती है। और जो अधिक आय वाले देश होते हैं वो विकसित देश कहलाते हैं, और जो कम आय वाले देश होते हैं उन्हें अविकसित कहते हैं। अब ये हमारा हो गया। अब आगे देख लेते हैं, एक और चीज है इसी में, एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से कैसे बेहतर है। मतलब एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से कैसे बेहतर है, वो कैसे पता चलेगा? प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? एक ये रहा यहाँ पे देश की कुल आय, मतलब कोई एक कंट्री है उसकी पूरी आय सपोज 50,000 है और देश की कुल जनसंख्या सपोज 10 है, तो प्रति व्यक्ति आय निकालना होगा तो ऐसे 5,000 हो जाएगा। ठीक, ये प्रति व्यक्ति आय। वर्ल्ड बैंक जो है वो भी इसी को माध्यम बनाती है किसी देश की तुलना करने के लिए। जो वर्ल्ड बैंक है वो इसी माध्यम का प्रयोग करती है, प्रति व्यक्ति आय। अब देखो, प्रति व्यक्ति आय का एक एक्सेप्शन है। क्या है कि चलो एग्जांपल लेते हैं। प्रति व्यक्ति आय मतलब क्या होता है कि लोगों की औसत आय। अब 4 लोग हैं, एक है MNOPQ, 2 तो 4 5 ले लिया हमने। इसका है 1 लाख, इसका है 20,000, इसका है 50,000, इसका है 5,000, इसका है 10,000। ये हो गया। अब देश की कुल आय, ये कोई कंट्री थी हमारी, इतना याद रखना। बस 5 लोग, कोई कंट्री हमने एग्जांपल लिया जस्ट। अब जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा? 1 लाख ये हो गया अपना, 20, 5 2 7 70,000, 1 80, 5 85, 1,85,000 हो गया हमारा। 1,85,000। अब लोग कितने हैं? 1 2 3 4 5 लोग हैं। अब ये जो औसत आय कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगा, 15 और 3 बच जाएगा तो 5 7 35 और 3 जीरो ये वैसे तो जाएगा 37,000 प्रति व्यक्ति आय हो रहा है। तो इसमें देखो, एक की 5,000 है, एक की 10,000 है, एक की 50,000 है, एक की 20,000 है। तो जिस हिसाब से दिखाया जाता है कि हाँ प्रति व्यक्ति आय ये है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक व्यक्ति जो है उनका सेम आय हो। मतलब अगर 37,000 निकल रहा है तो 37,000 सबका नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है रिक्शा वाले की जो तनख्वाह है वो अलग है, वो अलग कमाता है। एक डॉक्टर है उसकी तनख्वाह अलग है। अगर एक बिजनेसमैन की बात करें तो बिजनेसमैन की जो इनकम होती है वो अलग होती है। तो सबका अलग अलग इनकम होता है। दोस्तों, अब आगे हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय विकास के बारे में, और साथ ही साथ एक और टॉपिक है, ये 3 राज्यों की एक तरह से कंपैरिजन किया गया है कुछ चीजें लेके, जैसे शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर और निवल उपस्थिति अनुपात। इन सारी चीजों को लेकर कंपैरिजन किया गया, और साथ ही साथ राष्ट्रीय विकास के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैं बता दूं कि जो विकास होता है सबके लिए अलग अलग इसलिए होता है क्योंकि उनके जीवन की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। जैसे कंडीशन जो होते हैं सबके अलग अलग होते हैं। जैसे जो रिक्शा चला रहा है उसके लिए कंडीशन अलग है, वो 400 ही डेली का कमा सकता है, तो उसके लिए विकास क्या होगा? 500 कमा सके, उसका कंडीशन अलग हो गया। अगर वहीं हम एक बिजनेसमैन की बात करते हैं तो बिजनेसमैन अगर 2 करोड़ कमा रहा है 1 एनम का 1 साल का, तो वो सोचेगा कि 2.5 करोड़ 3 करोड़ कमाऊं। तो इन दोनों का देख सकते हो कि परिस्थिति अलग अलग है, तो सबके जीवन की परिस्थिति अलग अलग होती है। इसीलिए विकास का क्राइटेरिया जो होता है सबके लिए अलग अलग होता है। अब मेरे लिए विकास अलग होगा, आपके लिए विकास अलग होगा, तो सबके लिए विकास का मतलब अलग अलग हो सकता है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ये है राष्ट्रीय विकास। देखो,
राष्ट्रीय विकास कैसे हो सकता है, राष्ट्र का विकास या राष्ट्र के लोगों का विकास कैसे हो सकता है? राष्ट्र का विकास कब होगा? जब राष्ट्र के लोगों का विकास होगा तभी तो होगा राष्ट्र का विकास। अब देखो कैसे हो सकता है। पहले जो जो भी कोई कंट्री है, इंडिया हम ले लेते हैं, इंडिया हमने लिया, लोगों के जीवन स्तर में सुधार, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उसमें बढ़ोतरी हो, ये हो सकता है। साथ ही साथ प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी, प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी होगी तभी तो एक नेशन का विकास होगा, किसी भी राष्ट्र का विकास तभी होगा जब पर कैपिटल इनकम को बढ़ा दिया जाएगा। और साथ ही साथ प्रोडक्शन भी अगर बढ़ जाता है तो भी राष्ट्र का विकास होगा। और सामाजिक सुविधाएं, जैसे जो इसेंशियल चीजें हैं, शिक्षा हो गई, हॉस्पिटल्स हो गए, ये सब प्रोवाइड करा दें, जो सिटीजन है, कंट्री के सिटीजन है, उनको प्रोवाइड करा दें, तो इस तरह राष्ट्र का विकास होगा। ये टॉपिक बहुत छोटा सा है, आता है कभी नहीं आता है, तो ये छोटा सा था, मैंने कवर करवा दिया ये। अब अगला है कि दो कंपैरिजन दिया गया, एक प्रति व्यक्ति आय, ये 1.3 में होगा, तालिका 1.3 प्रति व्यक्ति आय। अब प्रति व्यक्ति आय हम देख रहे हैं 2015 और 16 का, 3 राज्य लिया है, हरियाणा, केरल, बिहार। आपकी बुक में दिया हुआ है, आप बुक में देख सकते हैं, हरियाणा, केरल, बिहार दिया हुआ है। अब यहाँ पे दे रखा है पर कैपिटल इनकम, प्रति व्यक्ति आय 2015 से 16 में कितना था। अब हरियाणा का देखते हैं तो 1,62,034 रुपए है। वहीं केरल का देखें तो 1,40,190 है। बिहार का देखें तो बिहार का 31,454 है। अब अगर हम प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से ये अंदाजा लगाएं कि कौन सा राज्य किस राज्य से बेहतर है, तो ये देखो, बिहार से बेहतर केरल हो जाएगा, बिहार से बेहतर हरियाणा है, केरल से बेहतर हरियाणा है। तो हम सिर्फ पर कैपिटल इनकम को लेकर अगर कंपैरिजन कर रहे हैं, तो पैसे को लेकर अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो क्या दिखाई दे रहा है हमें, हरियाणा सबसे ऊपर है, उसके बाद केरल है और उसके बाद बिहार है। ये तो हमने प्रति व्यक्ति आय देख लिया। अब 3-4 चीजों को लेकर, मतलब 3 चीजों को लेकर कंपैरिजन किया जा रहा है। सेम जो राष्ट्र, मतलब सेम राज्य जो थे उनको भी यहाँ पे कंपेयर किया गया। तालिका 1.4 है, ये आप बुक में देख सकते हो। तो पहला हमने क्या लिया, शिशु मृत्यु दर। देखो शिशु मृत्यु दर क्या होता है, किसी एक विशेष वर्ष में, कोई एक वर्ष है 2015 लिया या 2016 लिया, उसमें पैदा होने वाले बच्चे और 1 साल के उनकी एज होनी चाहिए, और उनमें से जो मरने वाले बच्चों का अनुपात होता है उसे क्या कहते हैं, शिशु मृत्यु दर। मतलब क्या हुआ कि कोई एक विशेष वर्ष लिया हमने, 2015 ले लिया, 2015 में हमने 1000 बच्चों का देखा, 1 साल के अंदर 1000 बच्चों में से जो बच्चे मर गए उनका जो अनुपात होगा उसी को हम शिशु मृत्यु दर कहते हैं। अब डेफिनेशन देख लेते हैं, किसी विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 बच्चों में से 1 वर्ष की आयु में मर जाने वाले बच्चों का अनुपात ही क्या कहलाता है, शिशु मृत्यु दर। ये याद कर लेना, 1 मार्क्स में आ जाता है, कई बार एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं। उसके बाद क्या है, शिशु मृत्यु दर, फिर साक्षरता दर से कंपेरिजन किया गया है। तो साक्षरता दर क्या होती है, साक्षरता आपको पता होगा क्या होता है, पढ़े लिखे लोग। तो साक्षरता दर यानी पढ़े लिखे लोगों का अनुपात, ये कैसे निकालते हैं, ये देखो, 7 वर्ष या उससे आयु के, उससे अधिक आयु के, उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षरता का अनुपात, मतलब जो 7 साल के हैं और 7 साल से बड़े हैं उनमें जो साक्षरता का अनुपात है उसे क्या कहते हैं, साक्षरता दर कहते हैं। अब आगे आ जाओ, आगे क्या है, निवल उपस्थिति अनुपात। निवल उपस्थिति अनुपात क्या होता है, 14 से 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत। मतलब क्या हुआ कि 14 से 15 साल के एज के बच्चे हैं, अब हमने ले लिया
इसमें क्या करना है, सेम आयु के मतलब 14 से 15 वर्ष के आयु के समझो 1000 बच्चे होंगे, 1000 होंगे। अब उसमें से जो प्रेजेंट रहता है, स्कूल जाता है, तो उन बच्चों का जो अनुपात होगा उसे क्या कहेंगे, निवल उपस्थिति अनुपात। दोबारा आप डेफिनेशन देख सकते हैं, 14 से 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत। समझ में आ गया, ये था। अब इन तीनों पे लेकर कंपैरिजन किया गया। अब देख लेते हैं 1.4। पहला है हरियाणा। हरियाणा में शिशु मृत्यु दर देखा जाए तो 33 है। कितना है, 33 है। वहीं अगर हम केरल की बात करें तो केरल का 10 है, बिहार में 38 है। तो यहाँ पे शिशु मृत्यु दर के हिसाब से अगर हमें देखा जाए तो कौन सा राज्य हमें एक तरह से विकसित लग रहा है, केरल लग रहा है। ये सबसे डाउन लग रहा है और ये मीडियम में आ रहा है, हो रहा है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो विकसित कौन है, केरल है। अगर शिशु मृत्यु दर के हिसाब से देखा जाए, साक्षरता दर के हिसाब से देखा जाए तो साक्षरता दर में जो हरियाणा है वो 82 है, 94 केरल में है, 62 बिहार में है। तो यहाँ पे भी हमें केरल क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर दिखाई दे रहा है, यानी ये विकसित है, यहाँ पे ये विकासित है, एक तरह से बोल सकते हैं। अब आगे चले आते हैं, निवल उपस्थिति अनुपात, यानी जो स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं 14 से 15 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं, यहाँ पे हरियाणा में देखा जाए तो 61 बच्चे, 61 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 83, यहाँ पे 43, तो यहाँ पे ये दिखाई दिया जा रहा है। अब वहीं पे हम ये देख रहे थे प्रति व्यक्ति आय, तो प्रति व्यक्ति आय में हमें केरल मीडियम में दिख रहा था। अब यहाँ पे देख रहे हैं तो हर तरीके से शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर, निवल उपस्थिति अनुपात, इन तीनों में ये विकसित है। तो देखो इस तरह से भी क्या किया जा सकता है, विकसित देशों, विकसित राज्यों के बारे में भी पता किया जा सकता है इन क्राइटेरिया को भी लेकर। तो अब जो अपना अगला टॉपिक है वो है सार्वजनिक सुविधाएं और बॉडी मास इंडेक्स के बारे में आगे देखते हैं इस वीडियो में। तो सार्वजनिक सुविधाएं क्या होती हैं, वे सुविधाएं जो सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। जो भी सुविधाएं हैं जो सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है उसे क्या कहते हैं, सार्वजनिक सुविधाएं। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, स्कूल ले सकते हैं, हॉस्पिटल्स ले सकते हैं, जो बस है, रेलवे है, ये सब चीजें हम क्या, सिक्योरिटी भी है, सिक्योरिटी भी हम इन्हीं सब चीज, ये जितनी भी चीजें हैं जो सुविधाएं हैं ये किनके द्वारा प्रदान किया जाता है, सरकार के द्वारा, और इसे हम सार्वजनिक सुविधाएं कह सकते हैं। देखो सार्वजनिक सुविधाएं मतलब क्या होता है, सबके लिए, ये नहीं कि सिर्फ जो अमीर लोग हैं उनके लिए या सिर्फ जो गरीब लोग हैं उनके लिए, ये हर एक नागरिक के लिए होता है। जो भारत के जितने भी नागरिक होंगे वो सबके लिए यही होता है। स्कूल, हॉस्पिटल और बस, रेलवे, ये एग्जाम्पल है। देखो सार्वजनिक सुविधाएं इसलिए आवश्यक है क्योंकि हर एक व्यक्ति से खरीद नहीं सकता है। अब देखो सार्वजनिक सुविधाएं सब कोई खरीद नहीं सकता है, तो इसीलिए जो ये सार्वजनिक सुविधाएं हैं ये सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। इतना समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। अब अगला है बॉडी मास इंडेक्स, यानी शरीर द्रव्यमान सूचक। देखो इसे निकालते कैसे हैं, पहले वेट को लेते हैं, जो हमारा वेट जो होता है किलोग्राम में लेंगे उसको, और साथ ही साथ जो ऊंचाई होगी, हाइट होगी, उसे मीटर में लेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, कोई एक रामू है, हमने एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया कोई एक बंदा है जिसका नाम रामू है, इसका क्या है, जो वेट है 66 केजी है और जो इसका हाइट है 1.64 मीटर है। याद रखना सेंटीमीटर में हम कैलकुलेट करते हैं लेकिन उसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो इसका आंसर ये है। ठीक, तो अब देखते हैं कि बॉडी मास, अगर देखो ये जो आया है, जो ये वैल्यू आई है, ये वैल्यू अगर 16 से कम आता तो क्या होता, कुपोषित होता है, यानी माल न्यूट्रिशन होता है। अगर ये कितना आता, 16 से कम, वहां पे 25 आया, ठीक है,
19 और 22.9 ये जो होता है ये नॉर्मल होता है। अब इससे आगे बढ़ता जाएगा वो ओवरवेट में आता है, ये वाला अपना ओवरवेट में आएगा, ये अपना ओवरवेट में आएगा। बस ये इतना हो गया। अब जो अपना अगला टॉपिक है ये है यूएनडीपी और विकास की धारणा, ये लास्ट है, बस इसके बाद चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। पहला यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट। देखो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है जो विकास जो है इसके लिए विकास का क्राइटेरिया अलग है। जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये विकास को कैसे नापती है, पहला शैक्षिक स्तर देखती है, दूसरा स्वास्थ्य स्थिति देखती है और तीसरा प्रति व्यक्ति आय देखती है। ये देखो सिर्फ ये प्रति व्यक्ति आय को नहीं लेके चलती है, ये प्रति व्यक्ति आय के साथ शैक्षिक दर और साथ ही साथ जो स्वास्थ्य स्थिति है, शरीर की जो स्थिति है उसको भी लेके चलती है। ये तीन चीजों को लेकर एक तरह से काम करती है जो मानव विकास रिपोर्ट है, यूएनडीपी जो संस्था है इसके हिसाब से। अब विकास की धारणीयता, देखो विकास अगर तरीके से न किया जाए तो सिर्फ वर्तमान की पीढ़ी को फायदा होगा। देखो अगर विकास आने वाली पीढ़ी को अगर ध्यान में रख के ना किया जाए तो देखो जो प्रेजेंट पीढ़ी है वो तो उसका फायदा उठा पाएगी, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है वो उसका फायदा नहीं उठा पाएगी। तो इसीलिए विकास ऐसे किया जाना चाहिए ताकि जो प्रेजेंट यानी वर्तमान की जो पीढ़ी है उससे भी फायदा हो और जो आने वाली पीढ़ी है उससे भी उसका लाभ मिले। जैसे कोल एंड पेट्रोलियम है ये एक समय पे खत्म हो जाएगा, तो उसका प्रयोग ऐसे किया जाना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी भी इसका इस्तेमाल कर पाए। ये नहीं कि हमारे पास है तो उसको एक तरह से पूरी तरीके से इसे बर्बाद किया जाए। और ये पॉसिबल कब है, जब हम विवेक पूर्वक इसका इस्तेमाल करें, आराम से इसका इस्तेमाल करें, लालच में आकर इसका इस्तेमाल ना करें। अगर पैसे के लिए अगर इसका इस्तेमाल करना ऐसे ही जारी रहा तो एक समय पे ऐसा होगा कि कई सारे संसाधन ऐसे हैं जो खत्म हो जाएंगे। आप सबको पता होगा कि पानी का स्तर अब नीचे चला गया है। क्यों चला गया है कि जब पानी का स्तर ऊपर था तो लोगों ने उसका प्रयोग अलग अलग तरीके से बहुत ज्यादा किया। तो जब ऐसे किया जाता है तो क्या होता है, एक तरह से हमारे पास जो संसाधन होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो विकास की जो धारणीयता होनी चाहिए वो इसी प्रकार होनी चाहिए कि ताकि ऐसे विकास किया जाए कि जो आने वाली पीढ़ी है उसे भी उसका फायदा उठा पाए। तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, साथ ही साथ अगर क्वेश्चन आंसर भी आप पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो भी मैं सॉल्व करा सकता हूँ, वो मैं ऐसे बता सकता हूँ आप सबको को कि कैसे कर लोगे अपने लैंग्वेज में। अगर ऐसा भी कुछ करना है तो आप मुझे कमेंट करके नीचे बताइएगा, मैं ऐसा जरूर करूंगा।